एक हिंदू बुजुर्ग ने मुझे सीने से लगा के कहा कि पुत्र तेरे चो लाहौर दी खुशबू आंदी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान गया था कारोबारी रिश्ते जोड़ने, कारोबार के बेहतर मौके ढूंढने, लेकिन वहाँ से मैं जो लेके आया वो किसी कारोबार में नहीं मिलता, वो पैसों में नहीं तुलता। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बुज़ुर्ग बाऊजी मुझे मिले और उन्होंने मुझे सीने से ऐसे लगाया जैसे मैं उनका बहुत ही करीबी अजीज़ हूँ। और एक हिंदू नौजवान ने मुझे कारोबार के ऐसे गुण सिखाए, ऐसा फ़न सिखाया जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना सीख सका था। दोस्तों, ये कहानी है एक सुबह की, चांदनी चौक की। आइए आपको मुकम्मल कहानी सुनाता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली गया। मैं एक आवारागर्द के साथ साथ, दुनिया देखने के एक शौकीन के साथ साथ, चूँकि एक ताजर भी हूँ, तो मेरे जहन में एक मंसूबा था। मैं एक सैंपल लेके गया। मेरा ख़्याल था कि अगर इसकी सैम्पलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए इंडिया में, मुझे इसकी मार्केट प्रॉपर मिल जाए, मेरे कारोबारी दोस्तों के साथ राब्ते हो जाएं, तो इंडिया आने जाने का एक मुस्तकिल बहाना मिल सकता है। दोस्तों, मैं सुबह तकरीबन 12:30 बजे तैयार होकर होटल से निकला। मनसूबा बिल्कुल सीधा था कि सैंपल लेके मार्केट जाओ, लोगों को दिखाओ, रेट लो और वापस आ जाओ। लेकिन उस दिन कुदरत ने मेरे लिए जो मनसूबा बनाया था वो तजारत से शुरू नहीं हुआ। दोस्तों, आज का सफर एक खुशबू से शुरू हुआ, एक ऐसी खुशबू जो लाहौर और दिल्ली के दरमियान तमाम दूरियों को मिटा देती है। मैं चांदनी चौक में चल रहा था, जामिया मस्जिद वाली साइड से फतेहपुरी मस्जिद की साइड पे, तो अचानक फ़ज़ा में एक खुशबू घुल गई, एक नाश्ते की खुशबू, हलवा पूरी की खुशबू। दोस्तों, ये कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि ये खुशबू आपको लाहौर के पुराने महल्लों की गलियों में मिलती है, जो आपको अपना बचपन याद दिलाती है। दोस्तों, मेरे कदम वहीं रुक गए। चूँकि मैं खाने पीने का शौकीन आदमी हूँ, तो मेरे दिल ने कहा कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। दोस्तों, मैं इस खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ा। जो ही मैं फतेहपुरी मस्जिद के पास पहुंचा तो मुझे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैंने सामने देखा तो सामने एक दुकान थी जिसके माथे के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, लाहौर स्वीट्स। तो आप खुद सोचें, आप पाकिस्तान से आए हैं और दिल्ली के सबसे पुराने बाज़ार में, सबसे कल्चरल बाज़ार में खड़े हैं, और सामने आप देखते हैं तो एक दुकान का नाम लाहौर के नाम पे है। मेरे तो पाँव को ऐसे लगा जैसे मकनातीस लग गया है। मैं वहीं रुक गया। सुबह का वक़्त था, दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था। दुकान की एक साइड पे एक तख्त पोश लगा हुआ था जिसके ऊपर एक बाऊजी बैठे थे, जिनकी उम्र तकरीबन 70-75 साल होगी। सफ़ेद बाल, माथे के ऊपर तिलक लगा हुआ, आंखों में एक अजीब तरह की उदासी। मैं दुकान के अंदर बैठ गया और 2 पूरियां मंगवाईं। मैंने जो ही पहला नवाला मुंह में रखा तो दोस्तों मैं वहीं रुक गया। ये जायका लाहौर वाला जायका नहीं था और ना ही ये जायका गुजरांवाला में दस्तयाब था। ये कोई ख़ास ही जायका था जिसको ना तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी खाया था और ना ही उस दिन से लेके आज तक कभी खाया। दोस्तों, असल कहानी उस वक़्त शुरू हुई जब मैं पैसे देने के लिए काउंटर पे गया। वहाँ बाऊजी बैठे थे। मैंने पैसे देने से पहले उनसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने उनसे पूछा कि बाऊजी, तुसी अपनी दुकान का नाम लाहौर स्वीट्स ही क्यों रखा, कोई होर ना क्यों नहीं रखा? मेरे इस सवाल ने ऐसे लगा जैसे उनके अंदर से कुछ हिला दिया है। वो दूर खलाओं में देखते हुए बोले कि पुत्र, मेरे बाऊजी, मेरे अबाओ अजदाद लाहौर तो आए सन हिंदुस्तान। असी लाहौरी हाँ असल विच, ते असी 47 मजबूरन उत्थों हिजरत करके ते हिंदुस्तान विच आए हैं। जदों इत्थे मेरे बाऊ जी ने अपना कारोबार शुरू किया तो उन्हें फैसला किया कि असी अपनी दुकान का नाम अपने शहर लाहौर के नाम पर ही रखना है, तो इस वास्ते उन्होंने अपनी दुकान का नाम लाहौर स्वीट्स रखा। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की तो मेरे अंदर का शरारती थोड़ा सा जागा। मैंने उनसे कहा कि बाऊ जी, आप पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान आ गए, लेकिन आपके अंदर से पाकिस्तानी नहीं निकला, लाहौरी नहीं निकला। आपने इधर आके भी उस दुश्मन मुल्क के एक शहर के नाम के ऊपर अपने कारोबार का नाम रख लिया। दोस्तों, मेरा इतना कहना था, उनको गुस्सा चढ़ गया।
तो मुझे कहते हैं तैनू की पता लाहौर की है, तू जान ही नहीं सकता कि लाहौर दे लोग अपने लाहौर का ख्याल किस किस तरह रखते हैं। तू अगर कभी लाहौर वेख्या होंदा, तू लाहौर गया होंदा तो फिर तेनू पता लगता। और तू तो हली जम्मिया भी नहीं है, तू लाहौर ही नहीं देखा। अच्छा बहू जी ज़रा ना उन्होंने पूरी तरह मुझे जो है ना वो लेक्चर सुना दिया, लेकिन उनके अंदर से जो है ना एक खालस लाहौरी जो था वो बोल रहा था। जब उनका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा और मुझे ये महसूस होने लगा कि लाहौर की बेइज्जती करने की वजह से वो कहीं मुझे थप्पड़ ही ना जड़ दें, तो मैंने अपना मुंह उनके कान के पास किया और कहा कि बहू जी मैं भी लाहौरी हूँ, मैं लाहौर तो ही आया। लाहौर तो 60 किलोमीटर दूर है मेरा शहर गुजरांवाला। दोस्तों इस एक फ़िक्रे ने सारा माहौल बदल दिया। उन्होंने काउंटर के ऊपर बैठे बैठे मुझे कंधों से ऐसे खींच के खींचा और अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो मुझे कहते हैं कि 47 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਸਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ क्यों ਛੱਡ के जा रहे हो ये शहर। तो हालात की मजबूरी थी, हमें आना पड़ा। हमारे हमसायों ने हमें तरह तरह के खाने पका के दिए और हमें हफाजत से बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आए और बॉर्डर पे खड़े होकर अलविदाई हाथ हिलाते रहे। मैं बेशक उस वक्त छोटा था, लेकिन एक एक बात मुझे याद है। तो बेटा अब जब कोई भी बंदा लाहौर से आता है तो मुझे उसकी बोली से लाहौर की खुशबू आती है, तो इसलिए मैं उससे पैसे नहीं लेता। तो आप भी ये पैसे वापस लो, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैंने उन्हें कहा बाबू जी मैंने खाना खाया है, ये प्यार मोहब्बत लाहौरियों का लाहौरिये से ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये कारोबार है। तो उन बाबा जी ने कहा, उन बुज़ुर्गों ने कहा कि बेटा मेरे शहर लाहौर तो मेरे 100 कारोबार कुर्बान। हम बैठ के बातें करते रहे लाहौर की, माजी की, और फिर मैंने बाबू जी से इजाज़त मांगी कि मैंने अपना सैंपल लेके मार्केट जाना है। उन्होंने कमाल शफ़क़त करते हुए खारी बावली में एक बड़े ताजर का मुझे पता बताया और कहा कि आप उधर चले जाएं, अगर उनको ये सैंपल पसंद आ गया तो वो बड़े जानवर और अच्छे रेट से आपसे ख़रीदारी करेंगे। तो मैं वहाँ चला गया। एक बड़ा सा दफ्तर, एक टेबल लगी हुई है बड़ी सी, टेबल के दूसरी साइड पे बॉस साहब बैठे हैं। एक हिंदू लड़का खूबसूरत सा, उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन मेरे जितनी ही रही होगी। मैंने उसको जाते ही अपना तारुफ़ कराया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आपके लिए एक सैंपल लेके आया हूँ। अपना पाकिस्तानी होना उसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि इंडिया में जब किसी को पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं, चूँकि ज़ाहरन तो शक्ल से या बोली से तो पता नहीं चलता, तो लोग ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं आपकी तरफ। तो वो जो भाईजान बैठे थे टेबल के उस साइड पे, उन्होंने मुझे कोई ख़ास लिफ्ट ना कराई, बल्कि मुझे कहा कि बैठ जाओ, ना कोई पानी ना कोई ठंडा। मुझे कहते हैं कि सैंपल दे दो। मैंने उनको सैंपल दिया। उन्होंने इंटरकॉम बजाया, बाहर से एक बंदा आया, उसको सैंपल दिया और कहा कि ये गोदाम में ले जाओ और जाके इसको चेक करवा के लाओ कि ये कैसा है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद ही गोदाम से टेलीफोन आ गया, सैंपल अप्रूव हो गया। मैं वो 8 kg लेके गया था और जो गोदाम से पर्ची बन के आई उसकी वो 8 किलो 200 ग्राम की थी। हमारा रेट तय हो गया, अच्छी कीमती चीज़ थी वो। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं तो 8 kg लेके आया हूँ, मैंने तो 8 kg के पैसे दिए हैं पीछे। तो वो मुझे कहते हैं कि भाई आप 8 kg लेके आए हैं, 8 से ज़्यादा लेके आए हैं, 8 से कम लेके आए हैं। हमारा कंडा जो है उसने बताया है कि ये 8 kg 200 ग्राम है, इसलिए हम आपको 8 kg 200 ग्राम के पैसे देंगे। उन्होंने मुझे सारे पैसे उसी वक्त गिन के दे दिए। अच्छा, जो ही उन्होंने पैसे दिए तो गर्मी का वक्त था, मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो इधर से उठता हूँ, बाहर जाके पानी वानी पीता हूँ। इन भाई साहब ने तो पूछा नहीं है। मैंने उनसे सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा किधर बैठे, अभी तो हमारी बात शुरू होनी है। दोस्तों मैं उधर बैठ गया, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या करने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि यार आपने ना मुझसे पानी पूछा, ना कोई चाय पूछी, लेन देन किया और कोई लिफ्ट ही नहीं कराई आपने, तो मैंने बैठ के क्या करना है। तो उसने जो बात की दोस्तों,
उसने मेरे कारोबारी जो सूझबूझ थी उसमें इतना इजाफ़ा किया कि मैं आज तक उस बंदे का मशकूर हूँ। तो वो बंदा मुझे कहता है कि जनाब, अगर मैं आपको आते ही चाय पिलाता, ठंडा पिलाता, तो आपने ये समझना था कि ये बंदा मुझे मक्खन लगा रहा है, ये अब मेरी चीज़ का रेट तड़वाएगा और ये गैर कारोबारी जो है हरकत है। मैं ये हरकत नहीं कर सकता था आपके साथ। अब हमने कारोबार कर लिया, अब हम दोस्त हैं, भाई हैं, बैठेंगे इधर, बातें भी करेंगे और कुछ खाएं पिएंगे भी। तो उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि जाओ मेरा टिफ़िन लेके आओ। वो टिफ़िन लिया। टिफ़िन क्या था, इतना बड़ा टिफ़िन था यार, 3 मंजिला। उसमें बहुत सारी चटनियाँ, बहुत सारी सब्ज़ियाँ बनी हुई, पनीर बना हुआ, चावल, फुलके, जिस तरह एक खुशहाल बॉस का खाना होता है या होना चाहिए। उसने वो टिफ़िन जो था वो टेबल के ऊपर उसको दस्तरखान बिछा के उसको फैला लिया, सारी चीज़ें निकाल के रखी और मेरे साथ खाना शुरू कर दिया। और मुझे मजबूरन खाना खाना पड़ा और मुझे उसने कहा कि जी आप खाना खाएं। मेरा ख्याल था कि कोई नॉन वेज खा लूँगा, लेकिन वो चूँकि वेजिटेरियन थे, वो सारा खाना वेजिटेरियन ही था। तो मैंने उनके साथ खाना शुरू कर दिया। भूख तो मुझे खैर लगी हुई थी। उनका खाना इंतहाई लजीज़, इंतहाई जायकेदार सब्ज़ियाँ, हर चीज़ एक से बढ़ के एक। मैंने जनाब पेट भर के खाना खाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन भाई साहब का खाना भी जो है वो खा रहा हूँ। दोस्तों, खाना खाने के बाद बातें होती रहीं। मैं आपको उनका नाम बता दूं क्योंकि उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि अगर वो ये व्लॉग देखें तो उनको पता चले कि मैंने उनकी बात की है, उनसे जो मैंने सीखा है उसका मैंने बरमला ज़िक्र किया है। उनका नाम गोपाल शर्मा जी था। तो दोस्तों, मैंने उनसे आने की इजाज़त लेने से पहले कहा कि गोपाल जी ये बताएं कि ये माल कैसा था। तो वो कहता है कि भाईजान, इस जैसा माल पूरी दिल्ली में नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि मैंने आपको पैसे मार्केट से थोड़े ज़्यादा दिए हैं। तो भाईजान, मैंने आपके ऊपर ये कोई एहसान नहीं किया। ये जो माल है इसका रेट ही यही था, इसका ज़्यादा पैसा देना बनता था। दोस्तों, मैं और गोपाल जी बैठ के काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मैंने गोपाल जी से कहा कि जनाब इजाज़त दीजिए। अब उन्होंने दोबारा मिलने का वादा करके इजाज़त दी। मैं वहाँ से उठा, लेकिन मेरा मन जो है वो थोड़ा थोड़ा उदास था। मैं अपने दिल का कुछ हिस्सा उधर छोड़ आया था। दोस्तों, बचपन में हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर आपने कारोबार सीखना है, अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार की नौ हाउ समझना चाहते हैं, तो किसी हिंदू दुकानदार का शागिर्द हो जाए। उस वक़्त ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज ये बात समझ आ गई चांदनी चौक में खारी बाउली में बैठ के कि हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक कहा करते थे। जिस तरह हिंदू बनिया कारोबार करता है, हिंदू फैमिली के लोग कारोबार करते हैं, उस लेवल पे जाना इतना आसान नहीं है। उस लेवल की दयानतदारी, उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत मुश्किल से आता है बंदे में। और दोस्तों, जहाँ तक बाऊजी की बात है, वो लोग जो ये कहते हैं कि 47 के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सब कुछ ख़त्म नहीं होता। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, यादें कभी ख़त्म नहीं होती, माजी जो आपके साथ जुड़ा होता है वो कभी आपसे अलहदा नहीं होता। आप चांदनी चौक में बैठ के भी लाहौर की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। वो बाऊजी मुझे ऐसे लगा जैसे चांदनी चौक में लाहौर के सफ़ीर बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, ये कहानी पसंद आई है, तो किसी ऐसे दोस्त को शेयर कीजिए जो या तो कारोबार सीखना चाहता है या फिर वो असल लाहौर को देखना चाहता है। लाहौर के लोग कैसे होते हैं वो ये जानना चाहता है, तो उसको ये व्लॉग शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।